हेलो, आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत में जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। और जैसे कि हम मेन हमारा फोकस रहेगा कि यूपीएससी के लिए जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम कवर करें। और हम आज से शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत। जैसे कि आपको पता ही होगा, इतिहास को 3 भागों में बाँट रखा है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो इसमें हम सबसे पहले जो प्राचीन भारत है उसको शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो हमने पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो कहाँ से ली गई है, या उसको जानने के स्रोत कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो मेरा जो मेन मेथड है पढ़ाने का वो ये रहेगा कि हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो सारा कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम इसी पढ़ते-पढ़ते बीच-बीच में से हम प्री के और मेंस के क्वेश्चन भी निकालेंगे, और मैं वो आपको दूँगी। जो पूरा मतलब एक चैप्टर हो गया पूरा, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन मेंस के, कुछ प्री के देंगे, ताकि आप लोग उसे जो है घर पे जाके सोचें कि ये जो हमने पढ़ाया है इसमें से ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हल हो रहे होंगे तो आप उसको करके लाना। और शुरुआत में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देंगे हम, ताकि ऐसा ना हो कि शुरुआत में ही हम जो है थोड़ा-सा घबरा जाएँ। अगर हम शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमारा जो है हम इनको कर पा रहे हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ेगा। फिर जो है पहले शुरुआत में सिंपल या क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे-धीरे हम एडवांस क्वेश्चन में जाएँगे, जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है? तो जब हम इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं तो एक इसमें कंट्राडिक्शन है कि जो प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत हैं वो इतने ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब इतने ज़्यादा उनको हम अ, विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसा जो यूनानी आए उन्होंने इस बारे में कहा, मतलब इस तरह का एक कंट्राडिक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसमें हम उसको हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो जो ये दोनों स्रोत हैं, ये इसमें इन दोनों स्रोतों की अलग-अलग तरह से एक अलग-अलग विशेषता है। जैसे कि अगर हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें, तो उसमें क्या है कि जब अ, जब इतिहास नहीं लिखा जा रहा था, या जब कोई भी बुक या कोई भी साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, तो जो है पुरातात्विक स्रोत में मेनली आते हैं बर्तन हो गए, मृदभांड हो गए, या किसी ने किसी कहीं पे चित्रकारी कर रखी है, जैसे गुफाओं में चित्रकारी हो रखी है कई जगहों पर, ठीक है? वो हो गया। या उनके जो औज़ार हैं वो हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम पुरातात्विक स्रोतों में हम इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे सब बता रखा है, ठीक है? इसमें सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, चित्रकारी आती है, और इसके अलावा स्मारक आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है? फिर दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में मेनली क्या है कि जब से जो है इतिहास नहीं कहेंगे हम, जब से कुछ भी लिखा जाने लगा, जैसे वेद है हमारे, वेद लिखे गए, तो वेदों को भी हम एक तरह से इतिहास जानने के स्रोत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें उस समय के जो समाज है उसकी सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? तो वो भी एक इतिहास जानने का स्रोत ही हुआ। फिर उसके आगे चलते हैं हम, जैसे अ अम, वेदों के बाद क्या बौद्ध बौद्ध धर्म आया, उसमें जो साहित्य लिखा गया वो भी हम जो है अपना उस समय का इतिहास जानने के बारे में के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये सब तो हो गया हम इतिहास जानने के स्रोत हमारे क्या-क्या हैं, ठीक है? अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने थोड़ा-सा ऐसे आप लोगों को बताया है कि किस तरह की ये हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो इससे पहले थोड़ा-सा एक और चीज़ है, जैसे हम इतिहास जो हम बोलते हैं कि इतिहास क्या है, तो एक चीज़ और है थोड़ी-सी, उसको भी बता देते हैं कि जैसे हम इसको 3 भागों में बाँटते हैं, ठीक है? एक तो होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? इतिहास के 3 भागों में हम इसको बाँट सकते हैं। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बच्चों वो कहलाता है जो कि
मतलब आपके पास उसके कुछ पुरातात्व मतलब उस समय के आपके पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको आप प्रागैतिहासिक काल बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका पाषाण काल आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उसकी हम पूरी जानकारी जो है हम पत्थरों के उनके औजारों से ही करते हैं, या उन्होंने जो कुछ अपनी गुफाओं में चित्रकारी कर रखी है उससे हम उनके इतिहास का पता लगाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा आर्द्र इतिहास, ठीक है। आर्द्र इतिहास का मतलब क्या है कि आपके पास उसके कुछ लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन वो पढ़ने में जो है अपुष्ट हैं। अपुष्ट मतलब या अस्पष्ट हैं, मतलब उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, बहुत लोगों ने दावा किया कि हम पढ़ पाए, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं पढ़ पाया उसको अभी तक। तो वो होता है आर्द्र इतिहास। इसमें हम रखते हैं सिंधु सभ्यता को और कुछ हद तक वैदिक सभ्यता को, ठीक है। फिर इसके बाद आया इतिहास या ऐतिहासिक काल, ठीक। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें कि आपके पास लिखित साक्ष्य हैं और उनको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। तो ये है आपका 6ठी शताब्दी, जब आपको द्वितीय नगरीकरण भी उसको बोला जाता है, उसके बाद का जो काल है वो है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक। उसी के जिसकी बात करी हमने अभी कि बौद्ध साहित्य, धर्मसूत्र और जैन साहित्य और जो भी जितने मतलब गैर धार्मिक साहित्य थे वो सारे उस समय लिखे गए। तो उसके बारे में आप सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम पुरातात्विक स्रोतों से शुरू करेंगे। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें कौन कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम डिवाइड कर लें तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आजकल तो प्री में भी मेंस के तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से थियोरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे नहीं पूछते कि आप सीधा सीधा टिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के तो कम ही पूछे जाते हैं जैसे। तो उसके लिए जो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप डिटेल से पढ़ो और समझ के पढ़ो। अगर आप समझ के पढ़ोगे, सिर्फ रटोगे नहीं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या है मैं बता रही थी, जैसे ये अलग अलग हमने लिखा है कि अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ। तो ये कई बार क्या होता है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें ये 20 मार्क्स के लिए भी आ जाए, 20 मार्क्स नहीं सॉरी 20 वर्ड्स के लिए भी आ जाते हैं। जैसे आपने मान लो 20 वर्ड्स में पूछ लिया कि अभिलेख, खाली अभिलेख दे दिया, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है अभिलेख क्या होते हैं, बता दो कि 2 तरह के अभिलेख हैं, सरकारी गैर सरकारी, ठीक है, या निजी लिख दो। तो ये बस 20 शब्दों में, और ज़्यादा क्या आएगा, इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसी तरह के इस तरह के जो भी हम अभी जो भी पढ़ेंगे तो ये हमारा एक तरह से जो वाला पोर्शन है जो 20 शब्दों में आपको लिखना होता है वो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से कर पाओगे। और उस जो वो वाले नंबर वाले होते हैं वो तो अगर आप अच्छे से पढ़ते चले जाओगे, पूरी किताब आप जब पढ़ लोगे, पूरी किताब भी क्या पढ़नी होती है, मेनली जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो ज़रूरत ये होती है कि हमें इतनी मोटी मोटी सारी किताब नहीं रटनी, ना कोई रट पाता है। उसमें हमें ये समझना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग यही आपका हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो चीज़ छोड़नी है हम वो पहले ही छुड़वा देंगे, और जो आपको पढ़ना है या जो कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो भी बता दिया जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे बड़ा तो मैनेजमेंट ही होता है, टाइम मैनेजमेंट, क्लास में भी और आप पढ़ते जाएंगे पूरे तैयारी में भी। और सबसे बड़ा होता है आपका, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आपका सबसे हेल्प करता है वो एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि जब आप प्री का तो फिर भी अगर आपको आता है तो एक टाइम में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट।
ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मान लो 50 वर्ड्स में आया है तो अगर आप उसमें 100 वर्ड्स लिख दोगे तो आपको डबल नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर तो आपको 50 वर्ड पे ही मिलेंगे। तो और आपकी जगह भी लिमिटेड होगी, तो आपको जो है एक सीमित अक्षरों में, जैसे बोलते हैं गागर में सागर भरने वाली बात होगी। ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप गागर में सागर भर सको, और ये तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे तरीके से पूरा टाइम पढ़ाई की होगी, तभी कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभिलेख की बात करते हैं। तो अभिलेख में क्या होगा, दो अभिलेख होते हैं, सरकारी और निजी। तो सरकारी अभिलेख में जो होते हैं, एक तरह से इसमें हम उनको भी शामिल कर सकते हैं जो राजकवियों ने अभिलेख या प्रशस्ति लिखी है। जैसे अशोक के टाइम में लिखी गई, समुद्रगुप्त के टाइम में लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। उसमें बहुत सारे जो राजा हैं उनके बारे में उसमें वर्णन है। ठीक है, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति हो गई, और इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, और भी बहुत सारी हैं। और इसके अलावा सबसे पहले अभिलेखों में जब हम मानते हैं कि इतिहास का सबसे पहला जो अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है वो अशोक के अभिलेख से हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। तो अशोक का वो कौन सा अभिलेख है? अशोक का वो अभिलेख है मास्की और गुर्जरा। ये दोनों जगहों का नाम है। मास्की और गुर्जरा जो है ये जगह हैं, मध्य प्रदेश में है, जो जहाँ पे सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। इसको जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था, और इसमें अशोक को सबसे पहले जो है प्रियदर्शी जो उनका नाम था उस नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, तो ये जो लिपि है, ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो अशोक के अभिलेख है, जैसे इसके जो अभिलेख है अशोक के, ये ब्राह्मी लिपि भी लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने खरोष्ठी लिपि का भी इस्तेमाल किया है। ठीक, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि उस समय जो है हम जो है कौन कौन सी लिपियों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, तो ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है, और ज़्यादातर जो हमारी भाषाएं हैं वो सब उसी लिपि से या आई हुई हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है अभिलेख के अलावा जो राजकवियों ने प्रशस्ति लिखी वो हो गए जो सरकारी अभिलेख हैं। फिर भूमि अनुदान जैसे सातवाहनों के टाइम में सबसे पहले भूमि अनुदान शुरू हुआ था। उन्होंने जैसे मतलब भूमि अनुदान के बाद ही एक तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो भूमि अनुदान में क्या होता था कि जैसे राजा ने किसी को कोई मंत्री है उससे उसने कोई विजय करी या किसी भी उद्देश्य से उसने या ब्राह्मणों को खुश होके एक पट्टा दिख दिया भूमि अनुदान का। ठीक है, तो उससे पता चलता है, उसमें लिखा होता है राजा का नाम या ये किसको दिया गया है, तो वो भी एक तरह से अभिलेख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो भूमि अनुदान जो है मेनली तांबे की चादरों पे लिखे जाते थे। ठीक, और मेनली ये सातवाहनों के टाइम में ज़्यादा शुरू हुए थे, और ये एक हमारे देश में प्रथा शुरू हुई थी। वो प्रथा भी मेनली सातवाहनों के टाइम से ही शुरू हुई थी। और इसके अलावा जो है भूमि अनुदान के अलावा और जो निजी वाले में मेनली क्या है कि जैसे कुछ मंदिर हैं, कुछ मंदिरों के बाहर लिख दिया, कुछ लिखवा दिया मंदिर जब बन रहे थे, या कुछ इस तरह के वो सारे जो हैं निजी अभिलेख में आते हैं। अभिलेखों के बाद हम शुरू करते हैं स्मारक में मेनली क्या क्या आता है? हमारे जो स्मारक हैं अभिलेखों में एक हमारा छोटा सा बच गया, और इसमें जैसे कुछ विदेशी अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जब हम जिसमें हमें जो हमें भोगजगोई नामक जगह से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 4 देवताओं के बारे में वर्णन है, जिसमें मित्र, नासत्य और वरुण, इंद्र, इन देवताओं के बारे में वर्णन है। तो इसकी जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो जब हम वैदिकों का स्रोत पढ़ेंगे कि वैदिक आए कहाँ से,
तो ये बोगज गोई वाला जो अभिलेख है ये उससे कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो ये देवता हैं सारे, ये जो है वैदिक पीरियड में भी ये सारे देवता इम्पॉर्टेंट रहे हैं, और तो इससे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये एक तरह से अभिलेखों से हमें इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज हो गई हमारी स्मारक। स्मारक में कौन कौन से स्मारक हो गए, जैसे अगर आप सोचो, स्मारक मतलब जो हमारी उस समय की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं या भवन हैं, वो सब हमारे स्मारक में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए, इसमें जैसे अशोक के ही ले लें, सारनाथ का जो है सारनाथ या सांची, भरहूत, इस तरह के सारे जो स्तूप हैं वो एक तरह से स्मारक ही हैं। ठीक है, जो पुरानी बनी हुई चीज़ें, इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है, जहाँ से हमने जो है भारत का जो चिन्ह भी हमने ले रखा है अशोक के उससे। ठीक है, फिर इसके अलावा जो स्मारक में मंदिर भी आते हैं। मंदिरों में जैसे उस समय जो मंदिर शैली है, एक कई बार क्वेश्चन मंदिर शैली पे आया है। ठीक है, बड़ा भी आ सकता है इसमें, छोटा भी आ सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। मंदिर शैली इसमें आ जाएगी स्मारक में, जैसे कि हमारे देश में प्राचीन भारत में 3 तरह की मंदिर शैली थी। एक तो नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी बेसर शैली। ठीक है, नागर शैली मेनली थी उत्तर भारत में, इम्पोर्टेंट उत्तर भारत में उसका इस्तेमाल किया जाता था नागर शैली का। और इसके अलावा जो द्रविड़ शैली है वो विंध्य से लेके दक्षिण भारत तक फेमस थी। ठीक है, विंध्य जो मध्य प्रदेश के वहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है थी एक बेसर शैली। बेसर शैली जो थी वो दोनों शैलियों का मिक्सचर था। ठीक है, तो ये 3 तरह की शैलियाँ जो हैं प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, मेंस में भी। अभी तो हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मान लो इसके बाद हम आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाते हैं, तो उसमें जितना भी आया उसमें पुरातात्विक स्रोत आ जाएंगे सारे, वो हम तब पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम इसको मेनली ये पढ़ रहे हैं कि हम एक तरह से खाचा तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ी जाएंगी, और इस तरह से हम इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्मारकों में, स्मारक के बाद आते हैं इस मूर्तियाँ। ठीक है, मूर्तियों में क्या है, कुछ जो मंदिरें हमारे बाहर से भी मिले हैं, जैसे कि जो है जावा से भी कुछ मंदिर मिले हैं। ठीक है, जावा में बोरोबदुर नाम की एक जगह है, वहाँ से भी एक हमें मंदिर प्राप्त हुआ है। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जावा जो जगह है वहाँ पर भी जो है हमारे संस्कृति जो है फैली हुई थी, या वहाँ के लोग जो है हमारा धर्म फॉलो करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सिक्के। सिक्के जो है प्राचीन भारत में सबसे पहले जो सिक्के हुए वो हुए थे आहत सिक्के। ठीक है, तो आहत सिक्के जो हैं, आहत सिक्के का क्या मतलब है, आहत मतलब आहत होता है ना, जैसे कोई एक ऐसा कुछ हमने मटेरियल लिया, उसको ठोक दिया, तो वो जो है एक तरह से आहत करा गया, उसको ठोक दिया गया, और वो एक तरह से सिक्के की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं था कि वो कहीं से मतलब, और उसमें जो है कुछ उसको पंचमार्क भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ जो है मार्क होते थे, मतलब पशुओं के डिज़ाइन होते थे, इस तरह के, उसको पंचमार्क भी बोलते हैं। तो आहत और पंचमार्क एक तरह से एक ही है। तो उसमें कुछ मतलब मार्क्स होते थे, और ये सिक्के जो है मौर्य काल में लगभग शुरू हुए थे, मौर्य काल से। फिर इसके बाद गुप्तों के सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्तों ने जो है सोने के सिक्के चलाए। फिर उसके बाद जो है कनिष्क के टाइम के सिक्के जो है, कुषाण वंश, उस टाइम के सिक्के सबसे ज़्यादा शुद्ध माने जाते थे। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे, कुषाण ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और सातवाहनों ने सबसे पहले एक बार शीशे के सिक्के चलाए थे। जो यूनिक चीज़ होती है ना, ज़्यादातर वो पूछा जाता है, जैसे सिक्के मतलब, अब ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि शीशे के सिक्के किसने चलाए, कुछ उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। लेकिन जब आपको सिंपल आएगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिंपल चीज़ें समझ लोगे पहले, तभी आप उससे कुछ विशिष्ट निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि पहले ही हम कठिन पढ़ें फिर हम उससे
तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से पढ़ते जाना है, और सिंपल तरीके से पढ़ते पढ़ते ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा लेवल एडवांस में जाएगा। फिर इन सिक्कों के अलावा फिर आते हैं चित्रकला, फिर मूर्तियाँ आती हैं। मूर्तियों में क्या है, मूर्तियों जो है, मूर्तियों में अगर हम बात करें, मूर्तियाँ जो है, और सिक्के का और थोड़ा सा एक चीज़ बताती हूँ, सिक्कों से हम कैसे इतिहास जानने के स्रोत का वो करेंगे। एक तो उन पे जो राजा महाराजाओं के नाम हो गए, उनमें देवताओं के भी चित्र होते थे, या उनमें उनका एक कई बार वो जो उपाधि धारण करते थे वो लिखा होता था, जैसे महाराजाधिराज या और भी जो उपाधियां लेते थे। तो उससे क्या था कि उससे आपको पता, उसी से जानकारी मिली है कि इस राजा ने ये उपाधि धारण करी। और सिक्के जिस क्षेत्र में मिलते थे, जिस राज्य के, तो उससे पता चला कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र विस्तार, ये इस राजा का यहाँ तक था। ठीक है, तो इस तरह से इतिहासकारों ने जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। फिर है मूर्तियाँ। मूर्तियों में क्या है कि जब हम इतिहास जानने के स्रोत में मूर्तियों का हम योगदान देखेंगे, तो उसमें क्या है कि मूर्तियाँ उस समय किस तरह की बनाई जाती थी। मूर्तियाँ जो है, अगर हम गुप्त काल की बात करें, तो गुप्त काल की जो मूर्तियाँ थी उसमें अध्यात्म, या जैसे कुषाण काल की जो मूर्तियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा विदेशी प्रभाव था, लेकिन जो गुप्त काल की मूर्तियाँ थी उसमें जो है अध्यात्म की बातें थी। ठीक है, और ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी मूर्तियाँ जो हैं, उस समय हमारे देश में जो मूर्तियों की शैलियाँ थी, वो मेनली दो शैली बहुत ज़्यादा फेमस थी, गंधार शैली, दूसरी थी हमारी गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये मूर्तियों का है। ठीक है, ये मूर्तियों की शैलियाँ हैं। तो इसमें थी गंधार, मथुरा और अमरावती शैली। गंधार शैली जो थी वो विदेशी प्रभाव से प्रभावित थी। ठीक है, इसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, लेकिन उनको जो टच दिया हुआ था, उनको जो है टच उनका यूनानी जो देवता देवी थे उनके आधार पर इनको टच दिया गया था। ठीक है, जैसे यूनान के देवता अपोलो हैं, तो यहाँ पे बनाई बुद्ध की मूर्ति, लेकिन उनको थोड़ा सा जो टच दिया गया वो अपोलो देवता के तरह दिया गया, जैसे उनको वाइट कपड़े पहनाए गए, उनके जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम और डिटेल से पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और बच्चे जो हमारे अभी क्लासरूम में बैठे हैं उनको भी जो है बहुत थोड़ा सा ये लगेगा कि अभी मैडम ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। दूसरा है मथुरा शैली। मथुरा शैली में क्या था कि जो मूर्तियाँ थी वो भारतीयकरण था, उसमें अध्यात्म की तरफ ज़्यादा ध्यान था, फिजिकल अपीयरेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, अमरावती जो था वो थोड़ा दोनों का मिक्सचर किया गया था, और वो जो है साउथ में जो बनाई गई थी मूर्तियाँ, उनमें इसका टच है। फिर उसके बाद चित्रकला हो गया। चित्रकला लिख लेते हैं। चित्रकला हमारा जो है एक तरह से थोड़ा सा वो हो गया था गलत। चित्रकला में क्या हो गया, चित्रकला में जैसे अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई, तो इन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकला के अंडर आ गई, जिसमें अजंता में मरणासन एक राजकुमारी है, उसके बारे में बहुत मतलब उसमें चित्रकारी की गई है। अब उससे पता चलता है कि ये गुप्त काल की है या कौन से काल की है। ठीक है, तो अजंता, एक सीधा सीधा अजंता भी क्वेश्चन आ जाता है, 20 वर्ड्स का या 2 नंबर का आ गया। ठीक है, या प्री में भी पूछ लिया जाता है, तो ये हो गया। फिर इसके अलावा अवशेष हैं, जो अवशेष वाला पोर्शन है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सारे हमारे वो आ जाएंगे, मृदभांड आ गए, औजार आ गए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमारी जो हैं सारी किस में आ जाएगी, अवशेषों में आ जाएगी। ठीक है, मृदभांड भी जैसे उस समय क्या होते थे, मृदभांडों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे मान लो अभी आज की सोसाइटी को देख लो कि आप किसी के यहाँ डिनर पे गए, ठीक है, तो वो बड़ा अपना अच्छा सा सेट निकालेगा। ठीक है, अगर आप कहीं मतलब थोड़ी सी वैसी फैमिली में गए, और अगर आप नॉर्मल फैमिली में गए तो वो जो है उनके पास बर्तन उसी में खिला देंगे। तो मतलब मैं ये वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपका सोसाइटी का वो पता चलता है कि आप किस तरह से, किस तरह का आपका जीवन स्तर है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम अगर हम
मृत भांडों से कैसे पता चले, जैसे हमारे जो हमारे प्राचीन जैसे जो पाषाण युग है उसमें औजार क्या थे, पाषाण युग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम औजारों से ही उनका जो है विभाजन करते हैं कि पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो जब वो लोग इतने ज़्यादा सभ्य नहीं थे तो उनके उनके औजार भी बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। जैसे जैसे वो सभ्य होते चले गए औजार छोटे छोटे होते चले गए। इसी तरह से बर्तनों की भी बात करी जाए तो हमारे जो प्राचीन भारत में जो है एक तरह से पहले सबसे पहले काले रंग के जो मृत भांड यूज होते थे, काले और लाल रंग के, फिर वो चित्रित दूसरे मृत भांड हुए, ठीक है। फिर उसके बाद गेरुए रंग के हुए। इससे क्या है कि पहले सिंपल मृत भांड का इस्तेमाल करते, जब थोड़ी थोड़ी उन्हें नॉलेज आई, थोड़ा उनका विकास हुआ, उन्होंने उसमें डिजाइन बना दिया, थोड़ा सुंदर बना दिया उसको, फिर आगे चल के उसको और ज़्यादा मतलब फाइन बना लिया। तो ये क्या आपका दर्शा रहा है, ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि आपका किस तरह से आपका जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है या आप किस तरह से चीज़ें जो है बदलाव को ला रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो ये हम एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा क्या है कि जो इस तरह का एक बड़ा अच्छा मेंस का क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है। किस तरह से कि ये बनेगा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि गेरू रंग के जो मृत भांड हैं या चित्रित धूसर मृत भांड है, उससे आप कैसे मतलब कैसे आप विश्लेषण करेंगे कि जो है प्राचीन भारतीयों का, जो प्राचीन भारत के लोग थे उनका जो है विकास क्रम आगे बढ़ रहा था, या आप किस तरह से विकास क्रम को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये जो है अभी नहीं लिख पाएंगे आप, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम इसके आगे जो है पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर हम जो है आर्द्र इतिहास वाला काल पढ़ेंगे यानी सिंधु सभ्यता वाला काल पढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को समझते चले जाएंगे और एक लेवल आपका ऐसा आ जाएगा कि आप उस बारे में आराम से क्वेश्चन लिख पाओगे। क्वेश्चन कितने वर्ड्स का आएगा, हार्डली 250 वर्ड्स का आएगा, जो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बचा हमारा, हाँ हो गया ये हमारा। अब इसमें हमारा थोड़ा सा जो है हम एक विश्लेषण कर लेते हैं, फिर जो साहित्यिक स्रोत है उसके हम उसको कल पढ़ेंगे, नहीं तो ये जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत भी। अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हम थोड़ा सा जब साहित्यिक स्रोत पढ़ लेंगे तो हम दोनों का विश्लेषण करेंगे या दोनों की तुलना करेंगे कि कौन से स्रोत जो है ज़्यादा रिलायबल है और कौन से कम रिलायबल है। तो ये आज जो है समग्र इंस्टीट्यूट की ये क्लास थी, ठीक है। समग्र इंस्टीट्यूट में हमने ये शुरू किया है और इसके अलावा हमने जो है समग्र इंस्टीट्यूट में और भी वीडियोस आ रहे हैं लगातार, जिसको आप देख सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ फिजिकली जुड़े हैं वो तो उस चीज़ का लाभ उठा ही रहे हैं।